सुप्रिया सुले आज के दिन भारत के पॉलिटिकल स्फीयर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल पॉलिटिशियन है। एक समय जब उनके भाई उनके पिताजी को धोखा देकर अपनी पार्टी अलग कर लिए थे तो सुप्रिया सुले अपने पिताजी के साथ खड़ी हुई थी। सुप्रिया सुले के पिताजी शरद पवार हैं और सुप्रिया सुले कभी भी अपने पिताजी के कदमों पे नहीं चली है। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। ये एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिन्होंने हजारों लाखों वुमेन को इंस्पायर किया है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए और लगातार वुमेन की बेटरमेंट के लिए काम करती हुई आई है। शी इज फन, शी इज विटी एंड शी इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर। अब सुप्रिया सुले इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्यों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और इस वीडियो में सुप्रिया सुले की लाइफ जानते जानते भारत की महिलाओं को एक और शिक्षा मिल जाएगी। क्या है वो शिक्षा, चलिए देखते हैं। NO, my husband or any member of my family for that matter has nothing, any consortium in the IPL. Politics and personal relations are never mixed. थोड़ा किसी का आगे पीछे हो गया, कोई रिक्शा ड्राइवर गिर गया, उसको थप्पड़ मार दिया। What is going on? सुप्रिया सुले का जन्म 30 जून 1969 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी शरद पवार और माताजी प्रतिभा पवार थी। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, शी वॉज बोर्न इन अ वेरी वेरी पॉलिटिकल फैमिली। बचपन से ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके घर में आते जाते थे। तो सुप्रिया सुले ने भी पॉलिटिक्स का ही सपना देखा था। आगे जाकर उनको बहुत ज्यादा पढ़ना था, लेकिन कोलंबिया स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो BSc इन माइक्रोबायोलॉजी करती है और उसके बाद देश से बाहर जाती है और वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वाटर पॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च भी करती है। सुप्रिया सुले जैसी पढ़ाई की ओर बढ़ रही थी, उनका मन और ज्यादा पढ़ाई की ओर लगने लगा था। वो भारत के पॉलिटिकल स्फीयर से दूर होते जा रही थी और सिंगापुर जैसे देश में वो रहने लग रही थी। 4 मार्च 1991 को उनकी शादी सबानंद सुले के साथ हो जाती है, जिसके बाद सुप्रिया पवार अब सुप्रिया सुले बन जाती है। लेकिन सुप्रिया सुले को अभी भी पता था कि उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद अब सुप्रिया सुले को यह समझ में आ गया था कि मुझे भारत के लिए भी कुछ करना चाहिए। वो भारत वापस आती है और फिर 2006 में वो पहली बार महाराष्ट्र का राज्यसभा इलेक्शन लड़ती है और अनअपोज्ड जीत जाती है। ये पहला कदम था सुप्रिया सुले का भारत के पॉलिटिकल स्फीयर में और इसके बाद वो कभी भी पीछे कदम नहीं रखती है। जब सुप्रिया सुले ने शुरुआत की थी पॉलिटिक्स में तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था, भारत की महिलाओं का बेटरमेंट। वन वे और द अदर भारत की महिला आगे बढ़नी चाहिए। आगे जाकर उनको नेहरू सेंटर दिल्ली का ट्रस्टी भी बना दिया जाता है और 2009 का इलेक्शन अब आने वाला था जो सुप्रिया सुले के लिए उनके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला था, क्योंकि सुप्रिया सुले यहां पे इलेक्शन लड़ रही थी बारामती की सीट से। बारामती एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड था जिसको शरद पवार सालों से जीतते हुए आए थे और लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे सुप्रिया सुले इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को जरूर जीतेगी। बट सुप्रिया सुले को खुद पे डाउट जरूर था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है सुप्रिया सुले बहुत ही आसानी से इस इलेक्शन को जीत जाती है और उसके बाद 2014, 2019 और 2024 में लगातार बारामती की सीट पे वो इलेक्शन जीतती है। लेकिन 2023 में उनको एक मेजर स्ट्रगल फेस करना पड़ता है जब उनके भाई अजीत पवार अपने पिताजी को छोड़कर एक दूसरी पार्टी बना लेते हैं और फिर सुप्रिया सुले अपने पिताजी के साथ अकेले रह जाती है, लेकिन वो लॉयल रहती है। सुप्रिया सुले को इसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है पार्टी का और वो पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा का पूरा मदद करती है। इनके पार्टी के अलग होने के बावजूद 2024 के इलेक्शन में से 10 में से 8 सीट जीती थी NCP शरद पवार डिवीजन, जिस पूरे के पूरे पार्टी को सुप्रिया सुले लीड कर रही थी। सुप्रिया सुले हैज रजिस्टर्ड हरसेल्फ एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन इंडिया हैज एवर सीन और इस पॉलिटिकल जर्नी में उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो महिलाओं के बेटरमेंट के लिए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो भारत के पार्लियामेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका अटेंडेंस 90% से भी ज्यादा होता है। आज भी जब आप सुप्रिया सुले को भारत के पार्लियामेंट में बोलते हुए देखेंगे वो जेनजीज के मुद्दों को उठाती है। वो ऐसे मुद्दे को उठाती है दैट मैटर्स फॉर द नेशन, नॉट जस्ट कि नेहरू को ब्लेम करना या फिर इंदिरा गांधी को ब्लेम करना फॉर समथिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। उन्होंने 2022 से लेकर 2025 तक मल्टीपल संसद रत्न अवार्ड भी जीते हैं। सुप्रिया सुले इज ऑल्सो नोन फॉर हर सोशल इनिशिएटिव्स, जैसे कि उन्होंने 2011 में फीमेल फोर्टिसाइड के अगेंस्ट एक स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च किया था। उन्होंने पदयात्रा कराई, कॉलेज के इवेंट्स करवाए और कई सारे कॉम्पिटिशंस करवाए जागरूकता फैलाने के लिए। सुप्रिया सुले को एक बात का और पता था कि अगर भारत की महिलाओं को बेटर करना है अपनी लाइफ तो उनको भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में जोड़ने की जरूरत है, जिस चीज के लिए उन्होंने 2012 में राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की स्थापना की। अब सुप्रिया सुले बीइंग अ वुमेन, उनको पता था कि महिलाओं को कितने सारे हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। उन्होंने अपने रीजन बारामती में मोबाइल क्लिनिक भी लॉन्च किया, जिसके वजह से जो प्रेगनेंसी की वजह से डेथ होते थे वो 15% तक कम हो गए थे। उन्होंने 2 व्हील्स फॉर होप जैसे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए, जिसके वजह से कई सारे स्कूल्स में
में बच्चों को साइकिलें बांटी गई ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए। सुप्रिया सुले हैज प्रूवन टाइम एंड टाइम अगेन कि अगर भारत के पॉलिटिकल स्फीयर को चेंज करने की जरूरत है तो उसके लिए वुमेन का कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा जरूरत है। जब उनकी पार्टी पूरी की पूरी टूटने वाली थी, उनके भाई छोड़ के चले गए थे पार्टी को, तो उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को संभाला। वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनी पार्टी को और अपने पार्टी को कोलैप्स होने से बचाया। 2024 का जब इलेक्शन आया तो 10 में से उनकी पार्टी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 0 सीट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और 8 सीट जीत जाती है। और कहीं ना कहीं इन सब में सुप्रिया सुले का एक बहुत बड़ा हाथ था। अभी हाल ही में अब उनके लाइफ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सुप्रिया सुले हैज अचीव्ड अ लॉट, अपने लिए भी और उन्होंने दूसरे के बेटरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है। बट एक बिगर पिक्चर को देखिए आप इस वीडियो में। भारत के टोटल पॉपुलेशन का 48% फीमेल है और इसी समय जब हम 48% महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एमपीज में 13% एमपी सिर्फ भारत में महिलाएं हैं। और अगर हम लोग स्टेट लेवल पे एमएलएस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 9% एमएलए स्टेट्स में महिलाएं हैं। मतलब आप ये समझिए, भारत का आधा पॉपुलेशन महिलाएं हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ ऑन एवरेज 10% ही है। भारत के सबसे बड़े लेवल पे जो कि लॉज बनाते हैं, जो कि सारे बिल पास करते हैं जो वुमेन की सेफ्टी के लिए हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, तो उस टॉप लेवल पे अगर वुमेन रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रही है तो वुमेन आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे? अगर फीमेल वोटर्स की बात करें तो भारत में हमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि फीमेल वोटर्स अपने घर से बाहर निकलकर अब वोट दे रही है और लगातार ये संख्या बढ़ भी रही है। लेकिन आज भी कई सारी महिलाएं पॉलिटिक्स को एक बहुत ही ज्यादा टैबू सब्जेक्ट समझती है। स्पेशली जो सिटी की गर्ल्स होती है वो पॉलिटिक्स को एक ईयू सब्जेक्ट समझती है। गांव में महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है पॉलिटिक्स में, जिसके वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। आज भी कई सारी महिलाएं ये समझती है कि पॉलिटिक्स कंप्लीटली पेट्रियार्कल एक स्ट्रक्चर है जिसको सिर्फ और सिर्फ मर्द ही चला सकते हैं और वुमेन पार्टिसिपेट उसमें कर ही नहीं सकती है। इस थॉट प्रोसेस की वजह से भारत के पॉलिटिकल स्फीयर में इतना कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। कई सारे महिलाएं ये भी सोचती है कि भारत में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको 50 से 100 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। इंटिमिडेशन, गैंग वायलेंस, अब्यूज, कैरेक्टर असैसिनेशन, इन सब का सामना करना पड़ता है जब आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं भारत में। तो कई सारी महिलाएं इन सारी चीजों से भी डर जाती है। बट भारत की महिलाओं को यह समझने की जरूरत है कि जब तक आप पॉलिटिक्स के बारे में नहीं समझेंगे, जब तक आप पॉलिटिकल स्फीयर में खुद एंट्री नहीं करेंगे, तब तक आप एक सब्सटैंशियल चेंज कभी भी भारत में नहीं ला पाएंगे। मैं खुद ये बोलता हूं कि जितना लड़कों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, उनसे ज्यादा लड़कियों को भारत में पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होना चाहिए, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स के बारे में जानेगी, वो पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में जानेगी, वो किसको वोट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब वोटिंग का टाइम आता है तो महिलाओं को पता ही नहीं रहता है कि किसको वोट देना है, लेकिन वोटिंग का टाइम जब आएगा उनको पता लगेगा कि भैया ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है, ये मेरे बेटरमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो किसको वोट देना है उनको इस बारे में भी पता रहेगा। अब कई सारे महिलाएं मुझसे पूछेगी कि क्यों ज्वाइन करें हम पॉलिटिक्स, ऐसा क्या बदल देंगे आप भारत में अगर हम लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं? तो आई टेल यू वन थिंग, हिस्ट्री इज अ विटनेस। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कई सारे एक्ट पास किए थे, जैसे 1976 का एक एक्ट जो कि वेज गैप्स के बारे में बात करता था, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1984 जो डाउरी डिमांड्स को कंप्लीटली क्रिमिनलाइज किया। भारत की वुमेन को क्रेडिट देने के लिए उन्होंने भारत के बैंक्स को नेशनलाइज किया और कई सारे ऐसे स्कीम्स वुमेन के बेटरमेंट के लिए निकाले, जिसकी वजह से भारत की महिला उस समय पर आगे बढ़ पाई। जयललिता, क्रेडल बेबी स्कीम 1992, इस स्कीम से उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अम्मा कैंटीन्स जैसे चीजों को लॉन्च किया जो वर्किंग वुमेन के लिए था, जहां अफोर्डेबल फूड मिलता था। अगेन ममता बनर्जी, उनके कन्याश्री स्कीम 2013 की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट जो लड़कियों के होते थे वो 11% तक कम हुए। उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई और वुमेन को और ज्यादा एम्पावर किया ताकि वो आंगनबाड़ी में एटलीस्ट जॉब्स कर सके। सुषमा स्वराज ने एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2018 को पुश किया और सिंगल मदर्स के पासपोर्ट रिफॉर्म किए। सरोजिनी नायडू, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स इन वुमेन पॉलिटिक्स, उन्होंने भारत के वुमेन सफरेज को पूरा का पूरा सपोर्ट किया। वुमेन भारत में वोट कर पाई सिर्फ और सिर्फ सरोजिनी नायडू के वजह से, और वो भी ब्रिटिश राज के समय पर। विजय लक्ष्मी पंडित ने हिंदू कोर्ट बिल्स को इन्फ्लुएंस किया। इक्वल इनहेरिटेंस और डिवोर्स राइट्स हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से आए। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने देवादसी अबॉलिशन एक्ट 1947 से टेंपल प्रोस्टिट्यूशन को खत्म किया। कन्याकुमारी
कुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालनी, स्मृति ईरानी, रेखा गुप्ता एंड ऑफ कोर्स सुप्रिया सूले एंड ऐसे कई सारे भारत के फीमेल पॉलिटिशियन जिन्होंने भारत की फीमेल्स के लिए काम किया है। लगातार उन्होंने ये दिखाया है कि भारत की महिलाएं अगर भारत के पॉलिटिकल स्फीयर में पार्ट लेती है तो उसके वजह से सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगा, भारत की महिलाओं का बेटरमेंट होगा ही। और हमने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है कि भारत में जब एक वुमेन पॉलिटिशियन इलेक्ट होती है तो वो बेटर चीजों के बारे में बात करती है, वो टैक्स के बारे में बात करती है, वो बिजली के बारे में बात करती है, वो पानी के बारे में बात करती है, वो फालतू के आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखती है, लेकिन वो भारत के नॉर्मल इश्यूज के बारे में बात करती है, डे टू डे इश्यूज के बारे में बात करती है। भारत की गवर्नमेंट ने लगातार ट्राई किया है कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिले। जैसे कि 2023 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल भारत में पास हुआ था जिसके वजह से 33% रिजर्वेशन अब लोकसभा और राज्यसभा में और स्टेट असेंबलीज में भी अनाउंस कर दिए गए थे, 33% रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आज भी उस बिल के पास होने के बाद भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 13% और 9% पर ही रुक के हो गया है। भारत में रिप्रेजेंटेशन अभी भी 13% और 9% पर ही रुक गया है। अगर इतना ही रिप्रेजेंटेशन होगा तो भारत की महिलाएं आगे कैसे बढ़ेगी? वो जिंदगी भर कंप्लेन ही करते रह जाएगी। दे नीड टू स्टेप अप, दे नीड टू शो अप एंड दे नीड टू पार्टिसिपेट इन व्हाट वी कॉल द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। वेल, अगर आप एक महिला हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैंने कुछ गलत बोला वो भी बताइए, कुछ सही बोला तो वो भी बताइए। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।